तो बच्चों काइनेमेटिक्स का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काइनेमेटिक्स का जो वेटेज है वो कितना है पेपर के अंदर। अगर आप डायरेक्टली देखें तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, लेकिन क्या सिर्फ एक क्वेश्चन है? नहीं। काइनेमेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो फंडामेंटल है पूरी फिजिक्स का। इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी फिजिक्स में काम आते हैं। तो काइनेमेटिक्स अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी टॉपिक है पढ़ना, क्योंकि ये बाकी चैप्टर्स का फंडामेंटल होता है। ठीक है, चलो तो आगे देख लेते हैं। ये जो बेसिकली ये जो आपकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है। ये जो पीडीएफ है मैंने आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी है। आप टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन कर लोगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां पर आपको मिलेगा चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज आपको मैंने वहां पे प्रोवाइड कर दिया है, तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप वेयर आई इज अलोंग द ग्राउंड एंड j इज अलोंग द वर्टिकल। इफ g की वैल्यू इतनी तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी? तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है? देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली क्या होता है कि y और x जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्टाइल जब कर रहे होते हैं तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल हमेशा दो डायरेक्शन में मूव करती है। बेसिकली जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे होते हैं तो ये x और y दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसी भी पॉइंट पर आपको ये बताती है कि वो जो पार्टिकल है उस मोशन के दौरान कहां पर है, उसके वर्टिकल्स क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, जहां पर आपका आई ग्राउंड के अलोंग है, जे वर्टिकल के अलोंग है, जी की वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप करो यहां से थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली इस क्वेश्चन के करने के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती क्या है। वैसे तो आपने रिवीजन कर लिया होगा, मेरा वन शॉट क्रैश कोर्स आपने देख लिया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप सर्च करो क्रैश कोर्स बाय रोहित सर, तो आपको मिल जाएगा। तो उसको देख लोगे तो आपको ये सारा आइडिया लग जाएगा कि सारे फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी ट्रिक्स मैंने उसके अंदर कवर करी हैं। मैंने कोशिश करी है कि 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आपका मैं रिवाइज करा सकूं। और आपको क्या करना है, नीट में अच्छा स्कोर करना है अगर लास्ट के 10 दिनों में, तो आपको सिर्फ 4 चीज फॉलो करनी है। पहली चीज आपको करनी है मेरा क्रैश कोर्स फॉलो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वन शॉट जिसे मैं कहता हूं। दूसरे नंबर पे आपको क्या फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तीसरे नंबर पे आपको ये मेरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज देखनी है। चौथे नंबर पे मैं डीपीपी प्रोवाइड करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां पर? टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के ऊपर मैं डीपीपी प्रोवाइड करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि मैंने यूनिट डायमेंशन की ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी की आज आपको चारों के चारों डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा मैं शाम तक, तो आपको चारों डीपीपी मिल जाएंगी। तो बच्चों ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये आपकी बेसिकली यूज करते हुए आपको यहां पर क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस मोशन की क्या होगी। ये एक जनरल फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करोगे। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, तो इस क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए। फिर भी आप 1 मिनट टाइम ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आपको मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर आप मेरे साथ कर लोगे तो आपको बाद में आलस नहीं आएगा, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप टालोगे नहीं। मेरे साथ कर लोगे तो बेहतर रहेगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ मैंने कुछ प्रैक्टिस करी है क्लास देखते हुए। अगर आप इसको नॉर्मल थ्योरी क्लास की तरह देख लोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे साथ, तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। और यू डोंट हैव टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपके पास इस समय बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप ऐसे देख सको। तो प्लीज मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ऐसे मान के चलो कि आपको सीधे सीधे टेस्ट सीरीज दी हुई है और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। आधा सेकंड या 1 मिनट में हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, नथिंग मोर देन दैट। ये जो है वो इनिशियल स्पीड है बच्चों। ये एक्स देखो यू एक्स है, ये बेसिकली u का x वाला कंपोनेंट यानी कि इनिशियल स्पीड का x, ये gx है मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये x है, ये y है, ये एंगल है tan थीटा। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो जो इनिशियल स्पीड है मेरी वो कितनी दी हुई है, i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ux i कैप प्लस uy j कैप। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि भाई देखो u का i कैप और j कैप के दोनों के अलोंग कंपोनेंट दिया है। i कैप होता है x कंपोनेंट, j कैप होता है y कंपोनेंट। तो मैंने ux i कैप और uy j कैप लिख लिया। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि i कैप वाला जो कंपोनेंट है ux वो आपका कितना है, 1 है। क्योंकि आप देखो यहां पर i के अबाउट कोई भी आपका कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, तो i कैप में आपका 1 है और uy की वैल्यू आपकी यहां से 2 है। कंपेयर करने पे हमें पता चल गया। ठीक है, अब किसी भी प्रोजेक्टाइल में बच्चों, जैसे मैंने ये प्रोजेक्टाइल करी,
ठीक है, इनिशियल स्पीड u थी और ये आपका एंगल था। तो ये जो होता है बेसिकली ये होता है u cos थीटा और ये होता है जो वर्टिकल कंपोनेंट वो होता है u sin थीटा। इसका मतलब मुझे पता चला कि जो ux की वैल्यू है, ux का मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जो u cos थीटा है वो 1 है और मुझे पता चला कि जो u sin थीटा है वो बच्चों 2 है। अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से देखो मुझे निकालना क्या है बेसिकली, मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, मुझे वैल्यू पुट करनी है x की, थीटा की, ux की और gx की। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर हम यहाँ पर देखें बेसिकली थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में वैल्यू पुट करके देखें तो y जो होता है मेरा क्या होता है, जो x है, जो x कंपोनेंट है बेसिकली वो कितना दिया हुआ है। अगर आप x की बात करें तो यहाँ पर जो tan थीटा है पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, x कंपोनेंट मुझे नहीं पता तो मैं x लिख दूंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपका दिया है x, है ना, x की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, x की जगह x लिख दो, लेकिन tan थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो जब इसको आप डिवाइड कर दोगे, sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा और कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1/2 यहाँ से इजिली लिख सकते हो। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। मैं देखो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा सॉरी 2/1 आएगा, क्योंकि ऊपर sin है नीचे cos, तो ये 2/1 आएगा। देखो ऊपर ये आएगा और नीचे 1 आएगा, तो 1/2 नहीं आएगा, 2x आएगा यहाँ पे फिर, और हाफ की जगह हाफ लिखा। अच्छा, अब जो यहाँ पर g है, तो g तो देखो ऑब्वियस सी बात है, g तो आपका नीचे की तरफ रहता है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो g की वैल्यू तो आप यहाँ पे g लिख ही दोगे। ठीक है, अब ux स्क्वायर, ux कितना है बच्चों, ux है आपका 1। ओके, अगर मैं यहाँ पर 1 की बात करूं तो u हाफ gx स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पर ये हमारा कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x माइनस, अब g की वैल्यू 10 रखोगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ से, y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसानी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे इसमें कोई ऐसा खास लॉजिकल कुछ नहीं था, सिर्फ पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको रखनी थी और फिर उसकी जगह आपको वैल्यू पुट करनी थी और आप इजीली इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे, कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा इसमें नहीं था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एयरक्राफ्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 6000 मीटर जस्ट ओवरहोड ऑफ एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, इफ द मजल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड, द फायरिंग एंगल थीटा शुड बी। बच्चों देखो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो सीरीज है बेसिकली ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं या तो जो एग्जामिनर डायरेक्टली आपको दे सकता है पेपर में, या ये कभी ना कभी पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या फिर आपके वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जामिनर फेवरेटिज्म करता है। जो टॉपिक एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं ये उन टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, एक चैप्टर में कई टॉपिक होते हैं, उनमें से कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 500 क्वेश्चन, वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जामिनर टॉपिक को, जो टॉपिक एग्जामिनर के फेवरेट है, जो फेवरेटिज्म पे काम करते हैं। तो बेसिकली बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन को बाई हार्ट पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को बाई हार्ट समझना है। नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझसे डाउट पूछो, मैं आपको लास्ट में डाउट सेशन भी दूंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन को मुझसे अच्छे से पूछना है, अच्छे से करना है, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन को अच्छे से करो। अगर आपको नहीं समझ आता है तो खुद समझने की कोशिश करो कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, क्योंकि हर क्वेश्चन मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पर लाए, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी इसके पीछे, काफी एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये गेन करे हैं सारी चीजें, तो इसका फायदा उठाओ। लास्ट टाइम आपके लिए इससे बेस्ट फिजिक्स में तो कुछ नहीं हो सकता, मैं इस बात की गारंटी देके कह सकता हूं, क्योंकि हर बार कई सारे बच्चे सिर्फ इन क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स और आपकी क्रैश कोर्स इनको देखकर 100 से 120 नंबर ले आते हैं, जिनको कुछ नहीं आता। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 45 में से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन। आप इमेजिन करो, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले भी पते हो ना तो भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखो, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, मैं थोड़ी हिंट आपको दे देता हूं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक एयरक्राफ्ट है जो आपका 250 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चल रहा है। ओके, अब इसने क्या किया, बेसिकली यहां पर आपको एयरक्राफ्ट को उड़ाना है। मतलब क्या करना है, आपने यहां से गोली चलाई, बंदूक चलाई, या फिर आपने सपोज मिसाइल चलाई, तो इस एयरक्राफ्ट को आपको उड़ाना है। आप ऐसे समझो कि मान लो एक रियलिस्टिक सिनेरियो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कोई एयरक्राफ्ट फेंका, कोई मिसाइल वाला कोई मान लो एयरक्राफ्ट आ रहा है, या फिर कोई ऐसा कोई
हेलीकॉप्टर आ रहा है इस तरीके का जिसमें कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब या इस तरीके की कुछ चीजें कैरी कर रहा है वो, तो आपका फाइटर बॉम्ब कोई प्लान, कई बार कई तरीके के इस तरीके के वेपन्स होते हैं, तो अगर इस तरीके की कोई चीज आ रही है तो हिंदुस्तान की जो रडार है उसको आसमान में ही खत्म कर दे, जैसे यहां पर वो अटैक ना कर सके। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है यहां पर, ये आपका हेलीकॉप्टर या फिर आप कह सकते हो इसको एयरक्राफ्ट गन यहां पर आ रही है, ठीक है। फिर एयरक्राफ्ट जो आ रहा है यहां से सीधा सीधा आपको यहां से इस तरीके से एयरक्राफ्ट गन या मिसाइल छोड़नी है जिससे इसको ये जाके बिल्कुल टारगेट पे टकराए और इसको बस्ट कर दे। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही आपसे पूछा है कि कितने एंगल पर आप इस मिसाइल को, कितने एंगल पर आप इस मिसाइल को प्रोजेक्टाइल दोगे, इस गोली को प्रोजेक्टाइल दोगे, इस गन को प्रोजेक्टाइल दोगे जिससे वो गोली बिल्कुल इस पे जाके टकरा जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहां पर मोटा मोटा। अब आपको यहां पर इसको एक बार सोचना है खुद से कि आप इसको कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर करना तो बहुत आसान है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, फिर उम्मीद करूंगा कि आप भी एक बार इसको कोशिश कर लें। तो बच्चों देखो, इस 500 मीटर पर सेकंड जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमेशा की तरह, ये हो जाएगा 500 cos थीटा और ये हो जाएगा 500 sin थीटा, ठीक है। आप इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो। अगर आप देखें बच्चों तो जो 500 cos थीटा है वो क्या है, 500 cos थीटा आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड होती है। प्रोजेक्टाइल में एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। देखो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, आपने जब प्रोजेक्टाइल को छोड़ा तो यहां पर एक होती है हॉरिजॉन्टल स्पीड, एक होती है वर्टिकल स्पीड। तो बच्चों देखो, जो वर्टिकल स्पीड है उसमें क्या है कि नीचे की तरफ जी लगा होता है, मतलब एक्सेलरेशन लगा है। तो जो वर्टिकल स्पीड के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको यूज करनी होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और जो आपके हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो आपकी एकदम कांस्टेंट स्पीड होती है, उसमें जीरो एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट स्पीड का क्वेश्चन होता है, इसमें जीरो एक्सेलरेशन होता है। कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो आप सीधे सीधे क्या लगा सकते हो, सीधे सीधे बचपन वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। कौन से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तभी तो रेंज निकालते हैं हम स्पीड इनटू टाइम से, ठीक है। तो बच्चों यहां पर समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एयरक्राफ्ट की हमें हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है 250 मीटर पर सेकंड और हमें इस प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल ली 500 cos थीटा। तो आप यहां पर ऑब्जर्व करो कि 500 cos थीटा और 250 मीटर पर सेकंड क्या दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। रीजन इज बीइंग कि दोनों के दोनों स्पीड आपकी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। अगर एक्सेलरेशन होता तो या तो स्पीड बढ़ती या फिर स्पीड घटती। अब क्योंकि यहां पर कोई भी चेंज नहीं है, दोनों के दोनों स्पीड हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल के केस में एक्सेलरेशन इज जीरो, तो ऐसे केस में कांस्टेंट स्पीड है तो ये ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। क्योंकि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, या तो बॉडी की स्पीड को हर सेकंड बढ़ाना या फिर डीएक्सेलरेशन का काम होता है बॉडी की स्पीड को हर सेकंड घटाना। तो जो 500 cos थीटा है बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये आपकी 250 के बराबर हो जाएगी। और आप यहां से चुटकियों में थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, इससे ये दो बार चला जाएगा। cos थीटा की वैल्यू 1/2 यहां से आ गई है। और जल्दी बताओ थीटा की वैल्यू ऐसी कौन सी हो सकती है कि जिसमें 1/2 वैल्यू है, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगी भाई। साइन में 1/2 आता है 30 पे, कॉस में आता है 60 पे, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो हमने बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बहुत ज्यादा इसमें कुछ और नहीं किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम हाइट सॉल्व करेंगे, फिर रेंज निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या आप कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो करने के लिए तो। लेकिन आपको सोचना है लॉजिकली कि नीट का क्वेश्चन कभी इतना कठिन हो ही नहीं सकता कि आपको उसमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगे। एग्जामिनर नोस कि बच्चे के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो वो इसीलिए पहले से ही इस तरीके से डिजाइन करता है पेपर कि हर क्वेश्चन 40 सेकंड या 50 सेकंड में किया जा सके। तो बहुत ही ऐसे कम क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइम कंज्यूम हो सकता है 2 मिनट भी। बच्चों नीट के क्वेश्चंस में स्ट्रेटेजी से काम होता है, जेई के क्वेश्चन में आप टाइम लगा सकते हो, आपको टाइम मिलता है, लेकिन नीट के क्वेश्चन में कभी आपको टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि नीट का क्वेश्चन कभी इतना कठिन नहीं होता कि आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़े, बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़े। तो आप थोड़ा सा भी लॉजिकल माइंड लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो क्रैश कोर्स भी पढ़ लोगे तो आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bomber plane moves horizontally with a speed of 500 मीटर पर सेकंड and a bomb release from it। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो एयरक्राफ्ट आ रहा था और हम यहां से मिसाइल छोड़ रहे थे। पाकिस्तान से एयरक्राफ्ट आ रहा था, हिंदुस्तान मिसाइल छोड़ रहा था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार एक बॉम्बर प्लेन है, मतलब एक बॉम्ब लेके प्लेन आ रहा है बेसिकली, ठीक है। एक बॉम्ब छोड़ने वाला प्लेन है, मिसाइल छोड़ने वाला प्लेन है, जो आपका 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है कि उसमें से बॉम्ब रिलीज किया जाता है जो ग्राउंड को 10 सेकंड में स्ट्राइक करता है। तो वो एंगल बताओ जिस पर वो स्ट्राइक करेगा। तो बच्चों देखो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको हिंट देता हूं, फिर आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। आई होप कि आप ट्राई जरूर करोगे। तो हिंट के लिए आप ये समझ लो बस, देखो मैं इस तरीके से एक फिगर बनाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि मान लो ये हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अब एयरक्राफ्ट पे हंसने की जरूरत नहीं है प्लीज बच्चों। तो ये मेरा एयरक्राफ्ट है। अब यहां पर एयरक्राफ्ट का डायग्राम पर मत ध्यान दो, भावनाओं पे ध्यान देना। ये एयरक्राफ्ट है और इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो 500 मीटर पर सेकंड थी।
आपकी ये धरती से ऊपर उड़ रहा था, कोई हाइट मान लो, कुछ भी हाइट यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे ही इसको एक हाइट पर ही उड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसने एक बॉम्ब को छोड़ा, ठीक है, और आपको बताना है कि वो जो बॉम्ब छोड़ेगा वो कितने एंगल पर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो मतलब क्या किया, इसने एक बॉम्ब को छोड़ा, तो बॉम्ब कैसे मोशन करेगा, बॉम्ब आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सिंपल। अब यहाँ पर क्यों करेगा, ऐसा क्यों करेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, दो डायरेक्शन में मोशन हो रही है, एक एक्स में एक वाई में, तो इस वजह से वो मुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पूछ रहा है, अब देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। तो बच्चों देखो, जब वो बॉम्ब यहां पर धरती पर स्ट्राइक करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी असल में वो किस तरीके से होगी, ऐसे होगी। इसके दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, एक ऐसे और एक वर्टिकल, है ना। ये सीधा बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा ही है, ये वर्टिकल ही है। तो एंगल यहां पर कौन सा होगा, थीटा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको अगर ये थीटा पता चल जाए तो आपका क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वो थीटा ही तो पूछ रहा है। तो मैंने आपको हिंट दे दी है बच्चों। अच्छा, आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये जो u है वो सेम रहेगी 500 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की स्पीड हमेशा सेम रहती है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चों आपको यहां पर वेलोसिटी दी है, आई मीन स्पीड दी है, आपको एंगल फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करोगे, आपको हिंट मैंने दे दी है। आप क्या कर लो, आप वाई डायरेक्शन की स्पीड फाइंड कर लो, तो आप आराम से tan थीटा फाइंड कर सकते हो, है ना। tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा जो होता है वो होता है आपका वाई डायरेक्शन की स्पीड डिवाइड बाई एक्स डायरेक्शन की स्पीड। अगर आपको यू वाई और यू वी पता चल गया तो आप इजीली कर सकते हो। देखो ये वाई डायरेक्शन की है, ये एक्स डायरेक्शन की है, तो बच्चों आपको यू वाई और यू एक्स फाइंड करना है और आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे फाइंड करोगे, देखो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 500 मीटर पर सेकंड है तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यू बाई क्या होगा। अगर आप देखें तो यू बाई आपका शुरू में, देखो शुरू में इसको छोड़ा है तो शुरू में वर्टिकल कंपोनेंट तो है नहीं, शुरू में तो जीरो है। ये बेसिकली बच्चों फाइनल स्पीड है, आप इसको यू से कंपेयर, मतलब ऐसा मत समझ लेना कि मैंने ये इनिशियल स्पीड लिखी है, ये वी है, बेसिकली फाइनल स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो जब फाइनल स्पीड आप नीचे वर्टिकल में निकालोगे तो कैसे निकालोगे, नीचे की तरफ क्या लगा है बच्चों, जी लगाया है ना, तो एक्सेलरेशन लगी है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आप इसको निकाल सकते हो। तो यू जो वी बाई है वो क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड वाई में कितनी हो जाएगी, इनिशियल स्पीड जीरो थी, ठीक है, यू प्लस ए टी आप लगा सकते हो, है ना, तो जी टी लगा लोगे, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखी है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आप यहां से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लो, फिर उसके बाद tan थीटा करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली। तो आप इसको ट्राई करो, 30 सेकंड में आप इसको आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो फ्रेमिंग थी, जो आपके डाउट थे वो मैंने सॉल्व कर दिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने ट्राई किया होगा। तो वेलोसिटी वाई में क्या आ जाएगी, 0 प्लस 10 इंटू 10, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है और टाइम की वैल्यू भी 10 है, तो आंसर आ गया 100, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर 100 है और यू एक्स की 500 है, तो आंसर आ गया tan थीटा इक्वल टू 1/5। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो गया 1/5। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, देयर इज नो इशू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग द टू स्ट्रेट लाइंस, वन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अदर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दो पार्टिकल है वो एक साथ स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं एक साथ। एक चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो दूसरा चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अगर अल्फा एंगल है बिटवीन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ दो पार्टिकल, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एट द टाइम गिवन बाय। तो आपको यहां पर क्या बताना है, लीस्ट वैल्यू बतानी है रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट शायद कुछ बच्चों के लिए हो सकता है, कुछ के लिए आसान भी होगा, ठीक है, कुछ के लिए कठिन भी हो सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या फ्रेमिंग यहाँ पर इसकी हो सकती है, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आप शुरुआत कर सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि फिर आपको 1 मिनट लेना है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो करने की कोशिश करोगे तभी बात बनेगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी मान लो ये वेलोसिटी थी और ये एक्सेलरेशन था, ठीक है, ये एक्सेलरेशन था, इनके बीच में एंगल मैंने मान लिया कुछ भी, सपोज अल्फा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट से। तो देखो मैंने एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर दिया। फिर कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, एक कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, तो मैंने v से चला दिया इसको।
दूसरा कर रहा है एक्सेलरेशन से, तो मैंने ए से चला दिया। अगर अल्फा एंगल है दोनों लाइन ऑफ मोशन के बीच में, तो देखो ये पार्टिकल ऐसे बढ़ता जाएगा और ये ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा, और दोनों लाइन ऑफ मोशन के बीच में अल्फा एंगल है, तो पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों देखो, जो आपकी वेलोसिटी होगी पहले पार्टिकल की, वो मैंने मान ली v, ठीक है, मैंने क्या मान ली, क्वेश्चन में दिया है। और दूसरे की जो वेलोसिटी होगी बेसिकली सेकंड पार्टिकल की, वो क्या होगी, मान लो पहले की v1 है तो उसकी तो v हो जाएगी। रीजन इज बीइंग कि कुछ टाइम बाद भी इसकी v रहेगी, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और एक्सेलरेशन ना होने की वजह से वो स्पीड हमेशा सेम रहेगी। लेकिन दूसरा पार्टिकल आपका एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसलिए कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 80 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों की, पहले के दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगी, v1 माइनस v2। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देने की कोशिश करी है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, कैसे ट्राई कर सकते हो। आप अब क्या करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एट टाइम, किस समय पे आपकी लीस्ट वैल्यू होगी रिलेटिव वेलोसिटी की। मतलब मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, और मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आने का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, कोई खास आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, इसको ट्राई करने की कोशिश करो, एटलीस्ट आप ट्राई करोगे तो ये क्वेश्चन आपका इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, कोशिश ही नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको v1 v2 v1 आपको यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी मैंने वेक्टर फॉर्म में बता दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी आप ट्राई कर सकते हो, निकाल लो इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो चाहे तो आप इसकी, है ना। तो आप इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या लिख सकते हो, v1 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर v1 माइनस v2 है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, एक की v हो गई और दूसरे की 80 हो गई। अब a माइनस b कर रहे हो, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर 2ab, अब देखो a तो हमारा v है और आपका ये सपोज 80 cos अल्फा हो गया, है ना। 2ab cos थीटा होता है ना, मतलब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो मैंने वही तो किया है, देखो मैंने a स्क्वायर इधर ले लिया, b स्क्वायर लिया इधर, 2ab cos थीटा। ठीक है, तो बच्चों आपको v1 का स्क्वायर यहां से पता चल गया, ये क्या है, ये आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया। तो अब यहां पर लीस्ट आपको क्या चाहिए, लीस्ट वेलोसिटी चाहिए। तो लीस्ट रिलेटिव वेलोसिटी के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दोगे, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे सर ये क्या भला है। अगर जो बच्चे ये सोचते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा उन्हें नहीं आती है, तो बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमा मिनिमा आपको नहीं आती तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उसको सीख लो, तो मुझे नहीं लगता इस समय आपको सीखने में फायदा है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का जो क्वेश्चन होगा हमेशा थोड़ा सा टफ होगा, हर कोई उसे नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसे सीख लेना, मैंने बेसिक मैथ में बताया है। लेकिन अगर आपने अभी पेपर देना है तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख लो कि मैं किस तरीके से इसको बता रहा हूं। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो छोड़ दो, अभी सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। ठीक है, अगर आपको नहीं आता और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीख लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है, कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है। तो बच्चों अगर मुझे मिनिमा यहाँ पे निकालना है, मिनिमा क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो लीस्ट वैल्यू के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम बच्चों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या हम कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो कैसे करोगे बच्चों, देखो जब टाइम के रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। देखो समझने की कोशिश करो, तो आंसर क्या आएगा, dB1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं इस पूरे का। ठीक है, जब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसका करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा, और फिर उसके बाद जब 80 स्क्वायर करूंगा तो क्या आंसर आएगा। वैसे जब मैं इसको खोलूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर t स्क्वायर, है ना भाई, पूरे पे स्क्वायर है, तो इसका क्या आंसर आएगा, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है और जो 2 है वो बाहर आ जाएगा इंटू t, है ना, a स्क्वायर इंटू 2 इंटू t। ओके, अब उसके बाद माइनस का माइनस लगाओगे 2vt। ओके, तो यहां से बेसिकली जो t है वो तो हट जाएगा डिफरेंशिएशन की वजह से, तो यहां पर हो जाएगा 2va cos अल्फा। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने लिखा है 2, ये मैंने v लिखा है, ये a लिखा है, ये cos अल्फा लिखा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, और ये किसके बराबर करना है, 0 के। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर t, और ये हो जाएगा आपका 2va cos अल्फा। और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी टाइम की, क्योंकि टाइम की वैल्यू पूछी है, 2 से 2 कट गया और a से आपका स्क्वायर कट गया, तो टाइम की वैल्यू आ गई आपकी v cos अल्फा डिवाइड बाई a। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा सेकंड ऑप्शन है।
तो क्या बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, पर बच्चों मेरी जिम्मेदारी है आपको परफेक्ट बनाना, आपको हर तरीके से इस लायक बनाना कि आप पेपर को अच्छे से दे सको, पेपर में अच्छे से क्वेश्चंस को कर सको जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाए, हो सकता है कि इस क्वेश्चन का एक हिस्सा आपसे पूछ लिया जाए, या फिर इस क्वेश्चन का जो एप्लीकेशन है वो किसी और क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए, किसी और चैप्टर में लगा दिया जाए। मैक्सिमम मिनिमम तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों जब भी आपको मैक्सिमम या मिनिमम का क्वेश्चन आए तो उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 के बराबर करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा के रख लेना। इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नीट के एग्जाम में कभी नहीं आते, फिर जेई में तो फिर लेवल बहुत ज्यादा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल। तो इनिशियल वेलोसिटी विद विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है। तो आपको रेंज बतानी है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आप एक बार खुद ट्राई करें, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार हिंट ले लो, फिर उसके बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। अगर इसी डायग्राम में थोड़ा सा हम चीजों को देखें, देखो जब हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल करते हैं तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में आपकी जो रेंज होती है वो कैसे निकलती है? रेंज निकलती है आपकी ux इंटू टाइम से, ठीक है। मतलब सीधे सीधे हम ऐसा कर देते हैं, बिकॉज हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होता हॉरिजॉन्टल में, लेकिन वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या होता है? धरती की तरफ g। तो इसीलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब जब एक्सेलरेशन पिक्चर में आएगा तब तक आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करनी है, लेकिन जब जब एक्सेलरेशन 0 होगा यानी कि स्पीड कांस्टेंट होगी तो आपको क्या यूज करना है? आपको जो आपका बचपन वाला फॉर्मूला था, कौन सा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो यूज करना है। तो बच्चों अब क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल होता है, हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल, इसके केस में क्या हो रहा है कि यहां पर आपकी जो x वाली स्पीड है वो कांस्टेंट है, 0 एक्सेलरेशन है, तो रेंज आ जाएगी ux इंटू टी। बट इंक्लाइन वाले केस में क्या हो रहा है? इंक्लाइन वाले केस में अगर यहां पर स्पीड u है ना, अब आपको रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 दिया है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा ग्राउंड से होता है, हॉरिजॉन्टल से होता है, मतलब ये पूरा एंगल 60 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, तभी तो ये पूरा 60 होगा। तो इस केस में आपकी रेंज इस तरीके से नहीं निकाली जा सकती, है ना। क्यों नहीं निकाली जा सकती? क्योंकि यहां पर रेंज आपकी चेंज होगी, बिकॉज यहां पर एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है सर, हमें ये तो बताओ। देखो बच्चों, अगर आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो तो इस पॉइंट पर अगर आप g की वैल्यू देखो तो g के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि g के 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं यहां पर, ठीक है, तो इसी वजह से 2 कंपोनेंट, देखो ये धरती की तरफ g इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से धरती की तरफ g आ गया, तो इसके 2 कंपोनेंट किए जा सकते हैं। तो एक कंपोनेंट आपका देखो वर्टिकल है और एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल है। अगर ये एंगल 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 30 होगा, या ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? g cos 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? g sin 30 डिग्री, है ना। तो बच्चों ये जो 30 डिग्री है ये कौन सा एंगल है? ये वाला है, ये बेसिकली अल्फा है, ठीक है। मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं, ओके। तो बेसिकली ये अल्फा वाला एंगल है। अल्फा वो एंगल है जो इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ में है, और थीटा वो एंगल है जो प्रोजेक्टाइल का एंगल है, ठीक है। तो दोनों चीजों में अंतर है बच्चों। तो यहां पर ये जो 30 डिग्री है ये अल्फा है बेसिकली, क्योंकि ये 30 है तो ये 30 होगा। अब कैसे होगा? देखो यहां पर ये दोनों लाइन अगर आप देखें तो देखो, अगर बच्चों यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला जो एंगल होगा बेसिकली वो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी का ये वाला कंपोनेंट जी cos 30 होगा, और जी वाला जी sin 30 होगा। तो इससे क्या हुआ कि हमें एक वर्टिकल यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल गया जो जी वाई हम कह सकते हैं, इसको हम जी एक्स कह सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि अब की बार जो रेंज है या जो हॉरिजॉन्टल है वो आपका एक्सेलरेशन फ्री नहीं है, वो आपका एक जो बेसिकली अब की बार एक्सेलरेटेड मोशन है, एक कांस्टेंट स्पीड की मोशन नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं लगाया जा सकता। तो फिर कौन सा लगाना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि अब की बार एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है नीचे की तरफ रेंज में। तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ पर जो ये जो जी एक्स एक्सेलरेशन है बेसिकली ये रेंज के लिए है, और ये जो जी वाई है ये आपका नॉर्मली जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए यूज होगा। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमारे जो जी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? माइनस का जी साइन 30। माइनस का क्यों? क्योंकि हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। और जो जी वाई है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी जी कॉस अल्फा, है ना। कॉस अल्फा कह लो या कॉस 30 डिग्री कह लो, ठीक है। तो बच्चों ये भी दोनों माइनस में आएंगे। तो यहां से अगर आप देखें तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो ये कि ऐसा क्या हुआ। तो मैंने जी के 2 कंपोनेंट करे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, बस कुछ और नहीं किया है। मतलब अब की बार
जो एक्सेलरेशन है वो दोनों डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी है और वर्टिकल के लिए भी है। लेकिन सादा जो प्रोजेक्टाइल होता था बिना इंक्लाइन वाला, उसमें जो एक्सेलरेशन होता था वो केवल वर्टिकल के लिए होता था, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं होता था। तो ऐसे केस में आपको रेंज फाइंड करनी है, तो यहाँ पर ये जो रेंज होगी अब की बार हम सादा तरीके से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लगा है जो कितना है, जी साइन थीटा है, ठीक है। तो रेंज अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों देखो रेंज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, यू एक्स इंटू टी बाई यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर लगाओगे, है ना, प्लस हाफ इंटू जी एक्स इंटू टी का स्क्वायर। क्या लेकिन आपको टी की वैल्यू पता है, टी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, क्या आपको ये पता है, नहीं पता, तो पहले टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। अब टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी, लेकिन अब की बार जी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, जी कॉस अल्फा वाला, है ना, क्योंकि देखो ये जी कॉस अल्फा। तो u की वेलोसिटी आपकी कितनी है, 10 है, साइन 30 तो हाफ हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 है, कॉस अल्फा कितना है, हाफ हो जाएगा, क्योंकि कॉस 30 है, कॉस 30 है, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी कॉस 30 में मतलब रूट 3/2 हो जाएगा, तो ये 10 से 10 गया, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओके। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आ जाएगा 2/√3 सेकेंड, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, रेंज कितनी आ जाएगी, ux। अब ux यहाँ पर बच्चों कितना है, तो u का ux वाला कंपोनेंट, मतलब कौन सा, u cos 30। भाई देखो कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, अगर आप देखें यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, तो इट्स क्लियर कि जो u का कंपोनेंट है x वाला, वो तो हमेशा कौन सा ही रहेगा, वो तो हमेशा ux u cos थीटा ही रहेगा। देखो मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारी u है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, वो कितना होगा, u cos थीटा, ठीक है। तो रेंज है, तो रेंज में कौन सा कंपोनेंट लेना है मुझे, ये वाला, है ना, क्योंकि देखो रेंज मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से फर्क पड़ रहा है ना, रेंज किसकी वजह से आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। तो यहां पर आपकी u cos थीटा आ गया, टाइम पीरियड की वैल्यू आप यहां पर रख दोगे, अच्छा, प्लस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जी एक्स है वो माइनस जी साइन 30 है, तो माइनस रख दिया आपने, और ये आपका टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो जो रेंज है वो क्या होगी, वो होगी u cos थीटा। अब u cos थीटा कितनी है, u cos थीटा आपकी हो जाएगी 10 इंटू cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मतलब क्या है, √3/2, ठीक है। और टाइम पीरियड आपका आया था 2/√3। अब देखो एग्जामिनर ने कितना खूबसूरत क्वेश्चन बनाया, यहाँ पर 2/√3 है और यहाँ पर √3/2 है, तो ये कट जाएगा, कितना आसान हो गया सॉल्व करना इसको। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि नीट में आपके बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। और ये आपका हो जाएगा 10 और साइन 30 डिग्री हो जाएगा हाफ, और टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है वो आपका 2/√3 था, उसका स्क्वायर करोगे तो 4/3 हो जाएगा। ये से ये 2 बार गया और 2 से ये कट गया, तो आपका ये हो जाएगा इधर 10 माइनस इधर हो जाएगा 10/3, तो आपकी जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 का मैप मल्टीप्लाई करोगे तो 20/3, है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 30 में से 10 गए तो 20/3, तो आपकी जो रेंज है वो 20/3 मीटर आ गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस एक क्वेश्चन से मैंने कितने सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दिए। इस एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको प्रोजेक्टाइल रिवाइज करा दिया, रेंज रिवाइज करा दी, उसके अलावा टाइम पीरियड रिवाइज करा दिया, उसके अलावा मैंने आपको जी के कंपोनेंट बताए, यू के कंपोनेंट करना बताए, रीजंस बताए बहुत सारे। इस एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको ऑलमोस्ट प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले आपको क्लियर कराए हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने लिया है वो उसी हिसाब से लिया है कि एक एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चंस का एस्पेक्ट यहाँ पे पता चले, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि हर क्वेश्चन के दाएं बाएं आगे और पीछे सारे कंपोनेंट मैं आपको करके बताऊंगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पॉसिबल है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज इतना एंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ वाटर इज। तो आपको यहाँ पर वाटर की स्पीड फाइंड करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन को फिर कर सकें, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरी मान लो रिवर है, ठीक है। अब उस बंदे को एक पर्सन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है दूसरी तरफ, है ना। तो जब वो यहां से चलेगा तो देखो उसे सीधे जाना है और रिवर की आपकी जो स्पीड है वो
ये बंदा अगर ऐसे चलेगा, क्योंकि रिवर इस तरीके से चल रही है ना, तो इस तरीके से चलने की वजह से रिवर की स्पीड इस तरीके से है, तो इस वजह से क्या होगा, इस बंदे को थोड़ा इधर की तरफ चलना पड़ेगा, जिससे रिवर के फ्लो की वजह से वो सीधा सीधा यहाँ इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों देखो, आपको ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, अगर आप देखें तो टोटल एंगल 120 है। टोटल एंगल का मतलब क्या है कि ये प्लस ये 120 है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो 90 है, तो बचा हुआ कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये एंगल 30 डिग्री दिया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो तो रिवर की स्पीड है, ये जो है आपकी वी रिवर है, और ये क्या है, रिवर की स्पीड। ठीक है, ये मैन की स्पीड है, जो भी पर्सन है आपका उसकी स्पीड है। तो बच्चों यहाँ से आपको पूछ रहा है वो कि हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5, तो स्पीड ऑफ वाटर बताओ, मतलब आपकी वी आर यहाँ पर पूछ रहा है वो। तो वी आर निकालना बहुत आसान है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें तो साइन थीटा जो होगा आपका वो क्या होगा, देखो जो भी थीटा होता है उसके जो पास वाली जो सबसे जिसके साथ वो एंगल बनता है वो बेस होता है, उसके सामने वाली क्या होती है, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, उसके सामने वाली अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो मैं साइन थीटा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर पूछ रहा है और हाइपोटेनस यहाँ पे दिया हुआ है, तो P अपॉन H करने की वजह से मैं क्या ले रहा हूँ, साइन थीटा, क्योंकि मुझे ये दोनों वैल्यू पता है। तो P क्या है मुझसे पूछा है, स्पीड ऑफ रिवर, और H क्या है, हाइपोटेनस, जो मुझको दिया है कितना है 0.5, भाई दिया है ना आपका, हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज 0.5 मीटर पर सेकंड। बेसिकली उसकी मैन की रिवर के रेस्पेक्ट में है वो स्पीड ऑफ स्विमिंग, ध्यान रखना। तो साइन थीटा हमारा साइन 30 यानी कि 1/2, और ये हो जाएगा वी आर अपॉन 0.5 का मतलब भी 1/2 होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वी आर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 यानी कि 0.25 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद स्पीड v नॉट एट एन एलिवेशन एंगल थीटा। आपकी एक बॉल है, उसको v नॉट स्पीड से फेंका गया है थीटा एंगल पे। फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ए पर्सन स्टार्ट रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट बाई 2 टू कैच द बॉल। विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल? इफ यस देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा है। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिक के साथ सोचोगे तो ये क्वेश्चन करना आसान है, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले से करने बैठे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप सीधे सीधे लॉजिकल इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक बंदे ने बॉल फेंकी। ओके, यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, ठीक है, एक बंदे ने बॉल फेंकी है और एक बंदे ने तो बॉल फेंकी है और दूसरा बंदा इसी पॉइंट से भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज ये कोई इंसान है, ये भाग रहा है इसको कैच करने के लिए। तो अब ये बॉल क्या ये पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर आपकी देखो क्वेश्चन दे रखा है कि बॉल को आपने v नॉट स्पीड से फेंका, जो बॉल थी उसकी स्पीड है v नॉट। ठीक है, और आपका जो एलिवेशन एंगल है वो थीटा है हॉरिजॉन्टल से। उसी पॉइंट से सेम स्टैंड पे पर्सन स्टार्ट रनिंग, उसकी स्पीड v नॉट 2 है। इस इंसान की स्पीड कितनी है, v नॉट बाई 2 है। तो वो कह रहा है क्या पर्सन बॉल को पकड़ सकता है या नहीं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बच्चों जो पर्सन है वो बॉल को पकड़ सकता है, ठीक है, कब, जब इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, इस प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है जो कितनी होगी, v नॉट कॉस थीटा होगी, वो किसके बराबर हो जाए, इस पर्सन के बराबर हो जाए, तो वो इस बॉल को पकड़ लेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो आप जल्दी से सोचो कि अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको सारी फ्रेमिंग यहाँ पर क्लियर कर दी है। हिंट की तरह मैंने आपको हर चीज बता दी है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आप इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हो, मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आप क्या करो, आप सोचो थोड़ा कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी और वो पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता। उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, पकड़ सकता है, यस। कैसे पकड़ सकता है, अगर इंसान की स्पीड और जो बॉल है उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हो जाए तो वो पकड़ लेगा उस बॉल को, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। तो जितनी देर में वो बॉल पहुंचेगी उतनी देर में वो इंसान वहीं पहुंच जाएगा, सेम स्पीड की वजह से। तो इस वजह से आपका जो इंसान है, जो दूसरा इंसान है, वो उस बॉल को पकड़ लेगा थोड़े टाइम बाद। लेकिन वो एंगल कितना होगा ये आपसे पूछा है, तो वो उसके लिए आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया है सारी चीजें। अब आपको थोड़ा सा खुद सोचना है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमारा आंसर यहाँ से आ जाए। ओके, तो जो हमारा v नॉट कॉस थीटा है बच्चों, वो आ जाएगा v नॉट बाई 2 के बराबर, क्योंकि अगर बॉल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस इंसान की स्पीड के बराबर हो जाएगा तो वो इंसान इसको पकड़ लेगा। तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारा 1/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि आपका जो कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो थीटा 1/2 में कब आता है, कॉस में 60 डिग्री पर।
अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज दिस देन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब बच्चों ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है अगर आप देखें तो। अगर आपने मेरे सिर्फ क्रैश कोर्स भी देखा होगा ना, तो भी इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में कर लोगे। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करने बैठोगे, यू कॉस थीटा निकाल रहे हो, यू वाई निकाल रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप सीधे सीधे, मैंने एक रेंज का फॉर्मूला आपको बताया था 2ux यू वाई अपॉन जी। अगर आप इतना ही लगा दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लो आपका क्या आंसर आ रहा है। आई होप कि आप अब तो इसको कर ही लोगे। बाकी आप दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो। ठीक है, कि आप यहाँ पर ux और uy प्रॉपर निकाल रहे हो, वो भी आपका तरीका पॉसिबल है। कुछ बच्चे इसको बहुत लंबे तरीके से भी करेंगे, लेकिन इसको सिर्फ 5 सेकंड में किया जा सकता है। आपने मेरा क्रैश कोर्स भी देखा होगा ना, फुल लेक्चर तो बहुत दूर की बात है, आपने सिर्फ क्रैश कोर्स देखा होगा तो सिर्फ आप इसको 5 सेकंड में कर लोगे। आई गारंटी दिस थिंग कि अगर आपने क्रैश कोर्स भी बाय हार्ट देखा होगा तो 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो इसमें आप वैल्यू पुट करो। और बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, बहुत से बच्चे फिर इसको वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप से। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी दी है तो आप वी एक्स निकालोगे, वी वाई निकालोगे, फिर कंप्लीट वेलोसिटी निकालेंगे कुछ बच्चे, है ना, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से करके। फिर यहाँ पर एंगल फाइंड करेंगे थीटा। ठीक है, थीटा फाइंड करने के बाद रेंज का फॉर्मूला रखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये सब नहीं करना है बच्चों। वाई यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, आपको ये सब क्यों करना है अगर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो इस तरीके से तो। ठीक है, तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखें। इतना बड़ा आपको मेथड यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपके पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जहां पर हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, शॉर्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, वहां पर आपको शॉर्ट फॉर्मूले से ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका रेंज का आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका जो रेंज का आंसर है वो आ जाएगा 2 इंटू यू एक्स। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो जो आई के साथ होता है वो एक्स कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 डिवाइड बाई, अब देखो वैसे यहाँ पर जी की वैल्यू ऑप्शन देख के क्या लग रहा है कि 9.8 लेनी चाहिए, लेकिन हम अगर 10 भी ले लेंगे तो हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्या आंसर हमारा यहाँ पर आने वाला है। तो ये हो जाएगा 48/5। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो मोटा मोटा ये हो जाएगा 9.6, यहाँ पर आंसर आपका मोटा मोटा आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले तरीके से कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि बच्चों इस वाले तरीके से कैसे करोगे। कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। जो रेंज होती है बच्चों वो क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां पर अगर आप देखें तो साइन 2 थीटा को आप खोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि साइन 2 थीटा की वैल्यू यहां पर रख सकते हो अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है, या फिर आप इसको खोल भी सकते हो। कैसे खोल सकते हो, आपको मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, वो क्या होता था, साइन 2 थीटा मैंने आपको बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप इसको यहां पर पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आप इसको खोल दोगे तो डिवाइड बाई आपका जी हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेंज की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2 इंटू यू। अब इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। ओके, तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है। साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालोगे, फिर ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकालोगे, अब साइन थीटा आपका जो होगा उसे निकालने के लिए आपको ट्राइंगल यहां पर बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया तो मेरा एक्स कंपोनेंट ये हो गया, वाई कंपोनेंट मेरा ये हो गया। अब साइन थीटा बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है यहाँ पर 8 और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम से सेम इसी तरीके से 10 आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/10। कॉस थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/10। ओके, तो फिर इसको यहाँ पर पुट करोगे, आप देख रहे हो कितना बड़ा हो गया ये सॉल्यूशन, और मैंने आपको कितनी देर में कराया था अभी 5 सेकंड में। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ, कई जगह आप सीधे सीधे अगर आपको बेसिक चीजें याद होती है ना जो मैंने बताई हैं, सिर्फ अपने क्रैश कोर्स में जो बताई हैं सिर्फ वही याद होंगी ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कई सारे ऐसे फ्रीक्स में क्वेश्चन होंगे। आई थिंक 45 में से 10 क्वेश्चन तो आपको पेपर में ऐसे मिल जाएंगे जिनको आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर से 5 सेकंड में कर लोगे, लेकिन बाकी बच्चों को 1-1 2-2 मिनट लग जाएंगे। रीजन इज बीइंग कि इसलिए लगेगा क्योंकि क्या चक्कर है कि यहाँ पर जब आप पूरे मेथड से सॉल्व करोगे तो आप खुद देख सकते हो कि आपको कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला बताया R = 2ux uy अपॉन जी, उससे कितनी देर में आपने कर लिया, मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड में। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है बच्चों, नंबर आपके तभी बढ़ेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 100 कट जाएगा इससे, ये 5 बार चला जाएगा तो फिर से वही आंसर आ गया आपका 9.6, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। बट व्हाट आई एम सेइंग अगेन, मैं फिर से वही कहूंगा कि आपको जो मैंने बताया उससे करना है, इस लॉन्ग मेथड से आपको नहीं करना। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के डरने की जरूरत नहीं है कि यार फिगर दिया है, लैंग्वेज दिया है, हमें छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों जितनी बड़ी लैंग्वेज होती है उतना सरल क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। ए पॉइंट पी मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, घड़ी की उल्टी दिशा में। इस फिगर में आप देख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ पी सच दैट, ये आपकी इतनी लेंथ स्वीप करता है। स्वीप करने का मतलब क्या है? वो इतनी लेंथ चलता है सर्कुलर पाथ पर। कितनी? टी की पावर 3 + 5। तो एस की वैल्यू कितनी है? टी की पावर 3 + 5। जहां पर एस मीटर में है, टी सेकंड में है, तो रेडियस पाथ की 20 मीटर है। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन पॉइंट पी का जब टी = 2 सेकंड है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सिंपल आपको क्या यहां पर करना है, यहां पर आपको बेसिकली देखो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब आपको अगर ये पता है ना, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सर्कुलर मोशन की तरफ ज्यादा हो गया, क्योंकि आपको सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो इस क्वेश्चन को करना मुश्किल होगा कुछ बच्चों के लिए। लेकिन लकीली जिन बच्चों को सर्कुलर मोशन आता होगा वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे? आप यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल लो। आपको एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन में, पहले तो यही आपको पता होना जरूरी है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन। जिन बच्चों को ये पता है, ठीक है, जिन बच्चों को ये पता है उनके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान है। लेकिन जिन बच्चों को ये पता ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे यार क्वेश्चन को? ठीक है, तो यहाँ पर एटी जो होगा वो क्या होता है बच्चों? एटी होता है आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल है, जैसे हम नॉर्मली अभी इक्वेशन ऑफ मोशन में देख रहे थे वही वाला। और जो आपका एसी होता है वो होता है v²/r। तो इसका मतलब क्या है? आपको सारा गेम किस पे टिका है? वेलोसिटी पे। तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या वेलोसिटी निकालना कठिन है? बिल्कुल आसान है। कैसे? आप वेलोसिटी निकाल सकते हो ds/dt से, है ना? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है आपका ds टाइम के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस का, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का। तो ds/dt आप यहां से करोगे तो आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो वेलोसिटी आप यहां से निकाल लेना आसानी से ds/dt से। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? अब ये आपको थोड़ा सा खुद सॉल्व करना है। मैं अभी यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप खुद सॉल्व करना, तब आंसर मुझे बताना निकाल के। तो वेलोसिटी निकाल लोगे, टाइम आपका 2 सेकंड है। जो वेलोसिटी आएगी उसमें टाइम की वैल्यू पुट करना और आपका जो एक्सेलरेशन है उसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? जो एक्सेलरेशन है वो दोनों कंपोनेंट का क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पर काम करते हैं, इसीलिए रिजल्टेंट आपके इस तरीके से निकलेगा। तो आपको यहाँ पर 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को शायद अब कर लेंगे, क्योंकि मैंने मैक्सिमम जो हिंट वाला काम था वो दे दिया है। बस आपको पुट करनी है वैल्यू और आंसर फाइंड करना है। पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर। पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर। वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तब निकलेगी, पहले एटी फाइंड करो, एसी फाइंड करो, उससे भी पहले वेलोसिटी फाइंड करो, टी की वैल्यू 2 सेकंड रखना, तब आपका आंसर यहां से आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, है ना? अपनी रफ कॉपी में आप ट्राई कर रहे होंगे एटलीस्ट। तो बच्चों देखो, जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 3²। और क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आपकी वेलोसिटी 3t² आ गई। अब एक्सेलरेशन निकाल लो, तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा? ये डिफरेंशिएशन करना है, जो पावर है वो बाहर आ गई, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब v²/r। अब बच्चों v²/r का मतलब क्या है? वेलोसिटी 3t² है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 9t⁴ /r। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, देखो ये दे रखा, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, तो इसका मतलब क्या है कि 6 × 2 करोगे तो 12 आ जाएगा, है ना? और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 9 × t⁴, मतलब 2⁴। तो अब 2⁴ कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, तो 16 होगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16 /r। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 मीटर। देखो ये रहा, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा? देखो ये आपका 8 टाइम्स, ये 2 से इतनी बार गया, ये आपका 2 से फिर 4 बार, ये 5 बार, तो आ जाएगा 36/5। और 36/5 कितना होता है? 7.2 मीटर/सेकंड²। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर/सेकंड² मैंने लिया है। ये आपका 12 आ गया, 12 मीटर/सेकंड²। ठीक है, एटी आ गया और एसी आ गया। बस इसका आपको क्या करना है? रिजल्टेंट निकालना है। तो 12 का स्क्वायर करो प्लस 7.2 का स्क्वायर करो और अंडर रूट लगाओ पूरे पे, तो ये हो जाएगा 144। ठीक है,
7 का कितना होगा 7 7 49 होता है, मतलब 49 से कुछ थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 51 52 आप यहाँ पर मान सकते हो, ठीक है। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर 51.84 आएगा, लेकिन आप इसको सिर्फ मान के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 49 होता है और आपका 7.2 का थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही होगा, तो आप इसको 50 या 51 वैसे भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपका ये जो आंसर है वो कितना आएगा 144 और 50 जब जोड़ोगे तो 194 से कुछ ज़्यादा आ रहा है ना। और इतना लगभग किसके बराबर होता है, आपको याद होगा 14 के अप्रॉक्स ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है 14, तो आपका डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, डी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, दो प्रोजेक्टाइल हैं ए और बी, उसको आपने स्पीड से फेंका 1:2 से और वो सेम हाइट एक्वायर करती है। अगर ए को आपने एंगल 45 पर फेंका है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या होगा। तो बच्चों देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। दो प्रोजेक्टाइल का यहाँ पर सीधे सीधे आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो देखो इसका कॉन्सेप्ट मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, मैंने फिर से बताया है किसमें, मैंने अपने जो क्रैश कोर्स है उसमें इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो अगर आपने सिर्फ क्रैश कोर्स भी पढ़ा है और मुझसे पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, या फिर आपने कहीं और से भी अच्छे से फिजिक्स पढ़ी है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो ईजिली इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ जिससे आप इसको ट्राई करने की कोशिश करें। तो बच्चों जो प्रोजेक्टाइल ए है उसके लिए आप मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो, ठीक है, और जो प्रोजेक्टाइल बी है उसके लिए मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। क्यों निकाल रहा हूं मैं हाइट, क्योंकि देखो हाइट के ऊपर क्वेश्चन है, ओके। फिर अगर आप यहां पर देखें, अगर आपने एच ए और एच बी निकाल ली तो यहां से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि दोनों हाइट सेम है तो आप दोनों को बराबर कर सकते हो, तो एच ए और एच बी को बराबर कर सकते हो। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, यहां से आपको एंगल के बारे में पता चल जाएगा जो आपसे पूछा है, ठीक है। तो बस हो गया, तो बस आपको यही करना है, ठीक है। ए का एंगल आपको दे रखा है, बी का एंगल आपको निकालना है, बस आपको इतना सही करना है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इसको ट्राई करें। एटलीस्ट आप 30 सेकंड 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में आप निकाल पा रहे हैं तो वेल डन, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है मैक्सिमम हाइट का, उनके लिए बता देता हूं। फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर, यानी कि यू ए स्क्वायर, क्योंकि ए के बारे में इनिशियल स्पीड है, साइन थीटा ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा होता है वैसे तो। मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे 45 डिग्री लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा बच्चों, ध्यान रखना, डिवाइड बाई आपका 2g, ओके। और यहाँ पर जो एच बी है उसके लिए क्या हो जाएगा, यू बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके लिए तो हमें थीटा फाइंड करना है, और डिवाइड बाई 2g। तो मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, अब इसको बस आपको पुट करना है वैल्यूज को और आंसर यहाँ से निकालना है थीटा का। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप कोशिश कर रहे होंगे, सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत आसान है, पुट करनी है वैल्यू, आंसर आ जाएगा। 2g से 2g कट जाएगा, सिंपल है ना। ua की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो स्पीड का रेशियो दे रखा है, ओके। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे ua अपॉन ub कर लो। तो यहाँ से आपको साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2। तो यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा 1/2, है ना। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे तो ये निकालना है तो मैं इसको एक साइड में लिख लेता हूँ, बाकी सबको दूसरी साइड में ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ua अपॉन ub का होल स्क्वायर, है ना। और मेरा यहाँ पर ऑलरेडी क्या था 1/2, इसकी वजह से साइन स्क्वायर 45 की वजह से। तो ua और ub का रेशियो दे रखा है 1/√2, इसका स्क्वायर करो 1 × 2, तो आंसर आ गया बच्चों 1/4, यानी कि मेरा जो साइन स्क्वायर थीटा है दैट इज 1/4, तो मेरा साइन थीटा आ गया 1/2, क्योंकि इसका रूट कितना हो जाएगा 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा इसमें स्पेशल नहीं करना था, बट नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ हाइट h थ्रोज वन पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड, अनदर पार्टिकल हॉरिजॉन्टली, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी व्हेन दे रीच द अर्थ सरफेस। ये क्वेश्चन बहुत फेमस और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी है जो आपका रूफ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सपोज ये एक इंसान है जो रूफ पर, सपोज ये राम है, श्याम, कुछ भी मान लो, और इसने क्या किया, आप ये हाइट h पर खड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ये हाइट h पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से ये एक पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंकता है इस तरीके से, ओके, और एक पार्टिकल को ये हॉरिजॉन्टली फेंकता है। देखो एक को तो ये ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक देता है, एक को हॉरिजॉन्टली फेंकता है, तो एक की तो आपकी सीधे सीधे ऐसे डाउनवर्ड मोशन हो गई, और एक को हॉरिजॉन्टली फेंकता है, मतलब इस तरीके से फेंकता है। तो ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, आएंगे दोनों ग्राउंड पर ही। तो वो पूछ रहा है
कि वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड पर या धरती की सरफेस पर टच कर जाएंगे, ठीक है। तो दोनों की आपकी फाइनल वेलोसिटी वो पूछ रहा है, सीधी सीधी सी बात है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लगे इस क्वेश्चन में करने के लिए तो आप इसको इजीली कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर फ्रेमिंग बता दी है क्वेश्चन को करने की, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार खुद इसको ट्राई करें। एटलीस्ट ट्राई करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। ट्राई नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी। मेरे साथ ट्राई करो, क्योंकि हम थ्योरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई करने की कोशिश करो कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। आप सब जानते हो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी होता है ना। लेकिन हाइट का केस है तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो उसमें आप वैल्यू पुट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या आंसर यहाँ से आ सकता है। तो होप सो बच्चों कि आप इसको ट्राई करेंगे एटलीस्ट। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ट्राई ना करें। प्लीज़ सारे बच्चे ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन इज़ नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी। क्वेश्चन आपका ईजी है। यहाँ पर दोनों केसेस में आपको स्पीड फाइंड करनी है फाइनल, ठीक है। फाइनल आप स्पीड दोनों केसेस में निकाल सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनिशियल आपको दी है, फाइनल आपको निकालनी है। देखो बच्चों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फाइनल स्पीड में v मान लेता हूँ, तो वो क्या होगी यू स्क्वायर प्लस 2gh इस वाले केस में, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि आप देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। और साइन कन्वेंशन आपको एक बार बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। आपको क्या करना है, हमेशा बस एक चीज़ ध्यान रखो, जिधर भी वेलोसिटी है, जिधर भी इनिशियल वेलोसिटी है, उधर के साइन पॉजिटिव ले लो और बाकी के अपोजिट साइड के ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगे। अब वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इसलिए जी का साइन यहाँ पर पॉजिटिव मैंने लिया है, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, अगर आप इस वाले केस में गौर से देखें तो ये वाला केस थोड़ा समझने का खेल है इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर देखो मैंने ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनाया और मैंने इस पार्टिकल को यू स्पीड से फेंका था, तो ये जमीन पर आएगा। जमीन पर आने के बाद क्या होगा, यहां पर देखो बेसिकली इसकी एक वर्टिकल स्पीड होगी, है ना। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो तो यू ही रहेगा, सेम रहेगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, √2gh। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली जो वर्टिकल स्पीड थी वो 0 होती, ठीक है। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा √u स्क्वायर प्लस 2gh। तो आपने देखा दोनों ही केसेस में सेम स्पीड है, इसकी वजह से आंसर क्या आएगा 1:1। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी याद रखो, आपको हमेशा निकालने की जरूरत नहीं है। इस केस को आप याद रखो कि जब भी किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को आप फेंक रहे हो, मास अलग हो सकता है, कुछ भी अलग हो सकता है, अगर आप सेम इनिशियल स्पीड से और सेम हाइट से फेंक रहे हो तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हर केस में सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ दिस। एक एरोप्लेन है जो आपका इतनी स्पीड से फ्लाई कर रहा है एट एलिवेशन ऑफ 6 किलोमीटर टुवर्ड अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द टारगेट ऑन द अर्थ सरफेस। At an appropriate time, the pilot release a ball so that it strike the target at the earth. The ball will appear to be falling. तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि ये क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ठीक है। सिंपल से आपको कुछ खास यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, कोई खास सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो जो भी डेटा दिया है जरूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व करें, आप यहाँ पर सीधे सीधे इस क्वेश्चन का लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर का केस आया। तो एक ही व्यक्ति, देखो एक ही ऑब्जेक्ट अगर वो सीधे चल रहा है तो किसी के लिए वो पैराबोलिक हो सकता है, किसी के लिए वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, दोनों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक एरोप्लेन है जो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उड़ रहा था, जैसे है ना, ये ऐसे मान लो 600 की स्पीड से चल रहा था, ऊपर जमीन के ऊपर उड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि 6 किलोमीटर ऊपर है ये, ओके। तो हाइट इसकी 6 किलोमीटर ऊपर है और आपका इसको मान लो कोई सपोज कोई इसको यहाँ पर टारगेट हिट करना है इस एरोप्लेन को, ओके। तो अब वो कह रहा है एट एन अप्रोप्रिएट टाइम द पायलट रिलीज अ बॉल सो दैट इट स्ट्राइक द टारगेट एट द अर्थ। वो बिल्कुल सही समय पे उस बॉल को फेंकता है जिससे अपने टारगेट को वो हिट कर दे, ठीक है। तो जो बॉल है वो कैसी, जो गिर रही है, जो बॉल जो आ रही है वो कैसी दिखेगी ऑन अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाई पायलट। तो जो पायलट है क्या उसको बॉल वो पैराबोलिक दिखेगी, ठीक है। और मान लो एक ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लो आप यहाँ पर खड़े हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको एक बॉल आती हुई दिख रही है ऊपर से, तो आपको ये बॉल कैसी दिखेगी, और इसके अंदर जो हवाई जहाज के अंदर जो एयरक्राफ्ट के अंदर पायलट बैठा था उसको कैसी बॉल दिखेगी। क्वेश्चन ये है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो बच्चों जिनको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट पता है उनके लिए मैं बता देता हूं, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देता हूं बेसिकली। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम पायलट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जो पायलट इस एयरप्लेन के अंदर बैठा होगा, उस क्योंकि उसी प्लेन में वो बैठा है, तो उसको जो बॉल दिखेगी वो कैसी दिखेगी, उसको वो बॉल दिखेगी सीधी जाती हुई, एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। उसको मतलब ऐसे उसने फेंका तो उसको एकदम, क्योंकि उसका एयरप्लेन इस तरीके से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल में उसकी सारी की सारी स्पीड है, तो उसको क्या दिखेगा कि नीचे वो किसी भी स्पीड से बेसिकली वो जो उसने जो जिस टारगेट पे फेंकी है तो उसको दिखेगा कि बिल्कुल ये कैसी गई है, स्ट्रेट लाइन गई है, बिल्कुल ऐसे मान लो कि आपने वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकी हो। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, Vx और Vy, तो इसको ये कैसे दिखेगी, इस तरीके से आती हुई। और ये कौन सा पाथ है, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये वही है बेसिकली। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो वर्टिकली, देखो ये तो पहला ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि जो पायलट है उसको तो ये कैसे दिखेगी, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन दिखेगी। लेकिन जो आपका ऑब्जर्वर है उसको कैसी दिखेगी, वर्टिकली अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट। तो बच्चों यहां पर जो ये ऑप्शन है भी वो भी गलत हो गया, क्योंकि जो ये ऑब्जर्वर है इसको पैराबोलिक दिखनी चाहिए, क्योंकि वर्टिकली इसको दिख ही नहीं सकती है। उसके लिए दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इस वजह से उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो आपका पैराबोलिक होगा। तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि पैराबोलिक पाथ पर ऑब्जर्वर को दिखेगी, है ना। और जिगजैग पाथ एज सीन बाय पायलट, तो जिगजैग पाथ पर तो दिखेगी नहीं, पायलट को तो स्ट्रेट दिखनी चाहिए, पायलट को तो एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड दिखनी चाहिए। तो इस वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन सिटिंग इन द रियर एंड ऑफ अ कंपार्टमेंट थ्रोज अ बॉल टुवर्ड द फ्रंट एंड, द बॉल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। देखो एक रेल का डिब्बा है ना, और एक रेल के डिब्बे में दो गेट होते हैं, एक ये मान लो एक ये मान लो। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा था, ये आगे की तरफ चला था रेल का डिब्बा, इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, आगे की तरफ वो पहुंच गई बॉल, ठीक है। मतलब पीछे के गेट से फेंका और बाहर आगे के गेट की तरफ चली गई, ऐसे समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है द ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो ट्रेन है इसकी रफ्तार थी 20 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी था जो आउटसाइड दी ग्राउंड खड़ा था, मान लो ये कोई आदमी है जो बाहर खड़ा है, ठीक है, और ये पैसेंजर है जो ट्रेन के अंदर है। वो बॉल को ऑब्जर्व करता है, हाउ विल द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड रेंज सीन बाय द थ्रोवर एंड आउटसाइड ऑब्जर्वर कंपेयर विद ईच अदर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि कौन सी चीज सेम होगी और कौन सी चीज यहाँ पर अलग अलग होगी, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा सोचना है, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि प्लीज आप इस क्वेश्चन को सोचें, अपने दिमाग में कोशिश करें, ऑब्जर्वर और जो पैसेंजर है दोनों के रेस्पेक्ट में क्या आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। पैसेंजर ने फेंकी है और रेल की स्पीड चल रही है आगे की तरफ, तो आपको बताना है पैसेंजर और ऑब्जर्वर दोनों के केस में क्या चीज सेम होगी, क्या चीज अलग होगी, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन है फिर से। तो मैं बच्चों कोशिश करता हूं कि आपने यहाँ पर ये जो बेसिकली क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कोई भी क्वेश्चन में डाउट भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा अभी, डोंट वरी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो वेल डन, आप अच्छे से इसको कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे इजी ही आएंगे पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यू कैन डू इट। आपको 30 सेकंड मैंने दिए थे, तो आई होप कि आपने कोशिश करी होगी इस क्वेश्चन को करने की। तो देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो बेसिकली बंदा है जो पैसेंजर है ये आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। किसी भी प्रोजेक्टाइल के आपके दो कंपोनेंट होते हैं स्पीड के, एक होता है हॉरिजॉन्टल जो यूएक्स होती है और एक होती है वर्टिकल, ठीक है। तो बच्चों देखो क्योंकि वो आदमी सेम रफ्तार से चल रहा है जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इस आदमी के लिए ये जो बॉल है बेसिकली, ठीक है, समझो इस आदमी के लिए ये जो बॉल है उसने बस ऊपर फेंकी, और क्योंकि वो आदमी भी सेम रफ्तार से चल रहा है तो उसके लिए ये जो रेंज वाला कॉन्सेप्ट है ये इसके लिए बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सीधी सीधी रेंज उसके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। क्योंकि जितनी आगे वो बॉल जाएगी उतनी देर में वो भी ट्रेन भी पहुंच जाएगी, क्योंकि उसने फेंकी तो 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार थी बॉल की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से वो भी आगे बढ़ रहा है और बॉल की भी उतनी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि वो यू वाई पे डिपेंड कर रही है और यू वाई दोनों के लिए सेम है, क्योंकि यू वाई में आपका क्या आ रहा है, जी आ रहा है, और जी दोनों के लिए कांस्टेंट है, चाहे ऑब्जर्वर हो चाहे पैसेंजर हो। तो आपकी जो वर्टिकल हाइट है वो दोनों को एकदम सेम दिखेगी, ऊपर जाती हुई बॉल दिखेगी, लेकिन इस बंदे को कैसी दिखेगी, सीधी दिखेगी एकदम, इसको
पैराबोला नहीं दिखेगी, लेकिन इस वाले बंदे को एकदम पैराबोलिक दिखेगी, प्रोजेक्टाइल दिखेगी प्रॉपर। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से आपकी जो रेंज है वो दोनों के लिए अलग अलग होगी। इस बंदे के लिए तो कितनी होगी जो ट्रेन चलेगी, और इस बंदे के लिए कितनी होगी जो यूएक्स होगा। ठीक है, यूएक्स मतलब जो भी स्पीड थी उसका एक्स कंपोनेंट V20 का कॉस थीटा, और इस अंदर वाले बंदे को कितना दिखेगा 20 ही दिखेगी। तो इस वजह से आपकी सेम YM होगी, है ना, लेकिन आपकी रेंज डिफरेंट यहां पर होगी। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट दोनों बंदों के लिए सेम होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करती है, वो आपकी डिपेंड करती है जो आपने ऊपर वाली जो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट है स्पीड का उस पर, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट आपका दोनों ही केसेस में सेम होगा, चाहे वो बाहर का ऑब्जर्वर हो चाहे ट्रेन के अंदर हो, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इन्हीं जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है उससे, उसको किससे फर्क पड़ता है, उसको जी से फर्क पड़ता है, क्योंकि जी दोनों के लिए सेम है, जी धरती की तरफ है दोनों के लिए। तो इस वजह से वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के लिए सेम होगा, तो मैक्सिमम हाइट भी सेम होगी और रेंज भी आपकी दोनों के लिए अलग अलग होगी। रीजन इज बीइंग जो बाहर वाला बंदा है उसके लिए रेंज कौन सी होगी, u का cos थीटा वाला कंपोनेंट, मतलब ux जो ux है u cos थीटा, और जो पैसेंजर है जो ट्रेन के अंदर है उसके लिए कौन सी होगी, उसके लिए बच्चों वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि बेसिकली उसको ऐसा दिखेगा रुकी हुई, मतलब उसको सीधे स्ट्रेट गई और स्ट्रेट आ गई, उसको ऐसा दिखेगा क्योंकि वो भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 पार्टिकल हैं ABC, उनको आपने एक टावर से फेंका सेम स्पीड से, ए को आपने ऊपर फेंका, बी को आपने नीचे फेंका, सी को हॉरिजॉन्टली फेंका, तो वो आपके VA VB और VC से ग्राउंड को हिट करते हैं, तो उनके बीच में रिलेशन यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका फिर से सेम स्पीड का आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बस अलग कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर बस अलग है आपका ऊपर थ्रोन अप वाला। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, जब आप किसी को ऊपर फेंकोगे बॉल को, तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी और फिर उसके बाद फिर वो नीचे गिरने लग जाएगी। ठीक है, जब वो यहां पर बिल्कुल सेम हाइट पर आ जाएगी जहां से फेंकी गई थी, मान लो ये टावर है और यहां से बॉल आपने फेंकी थी, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी, फिर उसके बाद आपकी यहां से फिर ये वापस आएगी और यहां तक आपकी सेम स्पीड पकड़ लेगी जिससे आपने फेंका था। तो अल्टीमेटली जो बॉल आपने यहां से डायरेक्ट फेंकी थी, तो कहीं ना कहीं दोनों चीज सेम ही तो हो गई। तो आपको देखो टाइम तो पूछा नहीं है, आपको तो VA और VB वेलोसिटी पूछी है, तो कहीं ना कहीं जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो फिर से कितनी हो जाएगी, u² + 2gh उसका अंडर रूट, है ना। तो बच्चों आपकी तीनों वेलोसिटी यहां पर बराबर होंगी, चाहे देखो 2 का तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, ये इसमें बस अप वाला एक्स्ट्रा था। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी है सरफेस पे धरती के बॉल को फेंकने पर, तो वो हर केस में सेम होती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। A projectile is fired at an angle of 45 degree with the horizontal elevation angle projectile का at its highest point as seen from the point of projection is। तो बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको पहले आपको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल बनाया, इसको आपने 45 डिग्री के एंगल पर फेंका है। ठीक है, अब वो कह रहा है एलिवेशन एंगल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, तो यहां से जब आप इसको डायरेक्ट मिलाओगे तो एलिवेशन एंगल कितना बना, ये मान लो ये वाला एंगल बना, ये सपोज अल्फा है, तो आपको इस एंगल के बारे में बताना है। इस डायग्राम को मैं दोबारा आपको बताने की कोशिश करूंगा, पहले जो मैंने आपको बताया है उसके बिहाफ पे आप थोड़ा सा कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, बहुत आसान है। देखो मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर ये आपका प्रोजेक्टाइल था, ये आपका मान लो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट था, ये आपका एंगल ऑफ ये हो गया आपका क्या एलिवेशन का एंगल, और ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, ये रेंज की आधी पोर्शन हो गया, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर रेंज आधी हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है इस अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों इस अल्फा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये आपको थोड़ा सा सोचना है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन की पूरी फ्रेमिंग आपके लिए सॉल्व करके रख दी है, बस आपको ट्राई करना है, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर करना है बस। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने कोशिश करी होगी, आप कोशिश कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को करने की। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हो सकता है किसी को आधा सेकंड, किसी को 1 मिनट, किसी को 1.5 मिनट। जिन पर नहीं हो रहा है उनके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, उनको मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ क्या देखो, क्रैश कोर्स देख लो इसका एक बार, तो आपको शायद आइडिया लग जाएगा। जितने भी बेसिक पॉइंट हैं, जितने भी बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक फॉर्मूले ट्रिक्स, सारे जो चीज़ें हैं वो सब आपको कहाँ से पता चलेंगी, मैंने क्रैश कोर्स के अंदर ही सारी चीज़ें बता दी है बच्चों। आपको फुल कोर्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फिलहाल, अगर आपको एग्जाम देना है। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है तो फिर ऐसे केस में आपको पूरे से फिजिक्स अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप नेक्स्ट ईयर के लिए ये सब मत करें, क्योंकि आपके पास खूब सारा टाइम है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप कोशिश कर रहे होंगे। देखो अल्फा निकालना है, और tan अल्फा क्या होगा, जो tan अल्फा होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ऐसे केस में मैक्सिमम हाइट हो जाएगी और बेस आपका हो जाएगा रेंज बाई 2 और वो ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है, बस आपको मैक्सिमम हाइट और रेंज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
तो बच्चों देखो जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और जो रेंज है वो क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो देखो जो आपका u है उसको आप ऐसे ही रहने दो, जो थीटा है वो 45 डिग्री है, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, तो नीचे कितना हो जाएगा 4g हो जाएगा। अब इधर यू स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 45 है तो साइन 2 थीटा हो गया साइन 90 मतलब 1 यू स्क्वायर बाई जी हो गया। तो बच्चों आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, एच एम की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई 4g, और रेंज की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई जी, और जी ऊपर चला जाएगा, यू स्क्वायर से यू, जी से जी कट गया, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 1/2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपका पोजीशन वेक्टर दिया है, रेंज के 2 कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिए हैं, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, ठीक है। रेंज आपको दी है, आई कैप और जे कैप आपको 2 कंपोनेंट दे दिए हैं, ठीक है, आई मीन पोजीशन वेक्टर दिया है, आर यहाँ पर मीटर है, टी यहाँ पर सेकंड है, आई कैप और जे कैप आपके वेक्टर है एक्स और वाई डायरेक्शन में, जो हमें पता रहता है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, ध्यान रखना, गलत पूछा है, रॉन्ग पूछा है, राइट नहीं पूछा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, मतलब 3 सही होंगे, एक कोई सा इनमें से गलत है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो गलत फाइंड करने के लिए पहले आपको सही निकालना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करो, जल्दी से इस क्वेश्चन में सही स्टेटमेंट निकालने की कोशिश करो। देखो आपको आर वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है 4 sin 2 pi t i कैप प्लस 4 cos 2 pi t j कैप। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो रेंज है वो आप कह सकते हो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के जैसा है। सॉरी मेरे मुंह से बार बार रेंज निकल जाता है, क्योंकि मैं तब से आपको रेंज पढ़ा रहा हूं। बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर है, नॉट रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है वो कितना है 4 sin 2 pi t, ठीक है। तो यहां से बच्चों x कंपोनेंट आ गया आपका 4 sin 2 pi t, और यहां पर जो y कंपोनेंट है इस पोजीशन वेक्टर का वो कितना है 4 cos 2 pi t। तो यहां से x और y पता चल गया। अब अगर आप यहां से देखें तो x और y पता करने की आपने क्या निकाल लिया, बेसिकली कंपोनेंट निकाल लिए, ठीक है। जो भी वेक्टर है डायरेक्शन में, जिस आई कैप और जे कैप में जो कंपोनेंट है वो आपने फाइंड कर लिए। तो रेंज फाइंड करने का क्या तरीका होता है बच्चों, सॉरी रेंज नहीं, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपल, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करना है। तो बच्चों जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा स्क्वायर को जोड़ रहे होते हैं तो आंसर 1 आता है। देखो ये आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये जो आर की वैल्यू है, इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू है 4 sin 2 pi t, है ना। तो ये हो जाएगा 16 sin स्क्वायर और 2 pi t, और प्लस ये हो जाएगा आपका 16 cos स्क्वायर 2 pi t, ठीक। अब यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 16 को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, आइडेंटिटी होती है मैथ की। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी वैल्यू 4 आ गया। तो अगर इसकी वैल्यू 4 आ चुकी है तो क्या हमें ऑप्शन यहां से समझ में आ रहा है, देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v स्क्वायर बाई आर वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों देखो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से ये सर्कुलर मोशन है, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो v स्क्वायर बाई आर होगा, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। सर्कुलर मोशन कैसे पता चली, ओमेगा टी से पता चल रहा है। देखो जो एंगल है वो 2 pi t है, इसका मतलब आप देखो क्या कर रहे हो, आपने सर्कुलर मोशन यहाँ पर करी, और आप यहाँ से किसी पॉइंट पर अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर अगर वो ओमेगा स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ से आपको सही बात है कि क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो रेंज आई मीन जो एक्सेलरेशन है वो b स्क्वायर बाई आर होगा, जहां पर v वेलोसिटी है और r आपकी रेडियस है। तो ए पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट पूछा है, ना कि सही स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। क्या यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा बच्चों। तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर आप देखें तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी होती है ओमेगा आर, भाई यही तो होती है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो v इक्वल टू ओमेगा आर या फिर ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, एक ही बात है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 पाई, कैसे पता चला, इक्वेशन को देख के 2 पाई टी, ये ओमेगा टी है ना इसलिए। और आर की वैल्यू हमने निकाली ली, आर की वैल्यू हमारी 4 आई है, तो आंसर आ गया 8 पाई, लेकिन इसने बोला है सिर्फ 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो वही आंसर होगा। तो बी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या सी आंसर होगा, सी स्टेटमेंट
देखो रेडियस 4 मीटर, सही बात है, ये हमने निकाल लिया है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन आपका माइनस आर के अलोंग होगा, ये आप यहाँ से देख ही सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो अंदर की तरफ होगा ना, देखो अंदर की तरफ भाई जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, रेडियस की तरफ, तो ये माइनस आर आ गया, ठीक है। तो होप सो बच्चों कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आज का ये बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से कर लोगे, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम द ओरिजिन एट t=0 इज गिवन बाय दिस। अब एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आ गया फिर से, आपकी पोजीशन वेक्टर इस तरीके से दी है t=2 सेकंड पर, अगर प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया एंगल थीटा पे, तो थीटा बताओ कितना होगा, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन से आप सीधे सीधे आपको पूछा है, एंगल पूछा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का एंगल। मैंने आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो जब आप एक प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ से जब आप इसको फेंक रहे हैं तो ये एंगल हमारा थीटा आएगा, तो यही एंगल आपसे पूछा है। तो अगर आप इसको देखें बच्चों, तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि अगर इसको आप ऑब्जर्व करें पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल को, ये बेसिकली ट्रेजेक्टरी वाला पॉइंट आप कह सकते हो, जैसे ट्रेजेक्टरी होती है ना, ये बेसिकली उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहां पर जैसे y=x, मैंने अभी आपको बताया x tan थीटा माइनस gx² cos² थीटा, इस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रेजेक्टरी है, जो मैंने इक्वेशन बताई ट्रेजेक्टरी की, ये एक तरीके से वही दे रखा है आपको, ट्रेजेक्टरी दे रखी है, 40i के प्लस 50j के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पोजीशन उस पार्टिकल के, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल सकते हो इनिशियल, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे ux और एक होगा u/, ठीक है। तो जो ux है वो कितना हो जाएगा, अगर आपको इनिशियल पोजीशन 40 दे रखी है और टाइम आपको 2 सेकंड दे रखा है, तो भाई देखो ux आपकी बिना एक्सेलरेशन की होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, जो क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। आपको ux पता चल गया। अब यहां पर अगर आपको वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, u/, आपको अगर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ध्यान रखना बच्चों ये u है, u इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो देखो ये क्या होगा, u/t प्लस हाफ इंटू GT², सिंपल सी बात है बच्चों। तो यहां से जो u/, है वो आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अगर आप देखें बच्चों, तो आपको इनिशियल पोजीशन यहाँ पर कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है, ओके, क्योंकि ये होता है s=u/t प्लस हाफ GT², तो आपको 50 पोजीशन दे रखी है। जो u/, है वो कितनी है, u/, आपको निकालनी है, और जो टाइम है बच्चों वो 2 सेकंड है, ठीक है, प्लस g की वैल्यू आपको 10 है, टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 2 से ये 5 बार गया, तो ये आ गया आपका 50=2u/, प्लस 20, तो आंसर आ गया 2u/30। तो u/, की वैल्यू कितनी आ गई, 15, ठीक है। u/, आ गया, ux आ गया। तो आपको बताना क्या है, आपको थीटा बताना है। तो क्या थीटा हम नहीं बता सकते, बता सकते हैं। जो tan थीटा होता है बच्चों क्या होता है, वो होता है u//ux, मतलब क्या हो गया, 15 डिवाइड बाई x की वैल्यू 20 है, 5 से काट दो, 5 3 था और 3/4 आ गया, यानी कि tan थीटा आ गया आपका 3/4, ठीक है। क्या कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पर। तो बच्चों देखो ये आपका माइनस में होगा, ठीक है। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि जी आपका देखो धरती की तरफ है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर प्लस में ले लिया था जल्दी में। तो यहाँ पर ये दूसरी साइड जाएगा तो घटने की जगह ऐड होगा, इसका मतलब ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कितना आ जाएगा, फिर देखो ये थोड़ा सा बदल जाएगी चीजें। तो ये हो जाएगा आपका 70 - 20 मतलब 50 = 2u/। तो फिर आप यहाँ से इसको सब सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा u/, = 25। एक बार और देख लो कि कोई मिस्टेक यहाँ से तो नहीं हुई है जल्दबाजी में। तो 50 = u/t, तो u/ हमें निकालना है, t की वैल्यू हमें यहाँ से 2 दे रखी है, माइनस हमने हाफ रखा, g की वैल्यू हमने 10 रखी और टाइम की वैल्यू 4 हो गई, तो 2 से 5 बार गया 20, है ना। 2u/, -20 = आपका 50 हो गया, तो ये होगा 70, तो ये 35 आएगा बच्चों, है ना। तो ये 35 आएगा, सॉरी, तो u आपका 35 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 35 और नीचे आपका x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 20, तो आपका ये हो गया 7/4। तो ऐसा है, सी ऑप्शन है हमारा। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, ठीक है। होप सो कि आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं काइनेमैटिक्स इन प्लेन के, ठीक है, मोशन इन प्लेन के। ये वो क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान रखो, मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने, मुझे कुछ क्वेश्चन कराने, क्वालिटी क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपके पूरे चैप्टर को रिवाइज कराएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मैंने हर वो पॉइंट जो एग्जामिनर का फेवरेट है उसको कवर कर दिया है, ठीक है। अब आप उम्मीद कर सकते हो कि आप एग्जाम के